नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई महामैराथन क्लास में। दोस्तों, आज की महामैराथन क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स की है और देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स जिस स्टूडेंट्स ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के लिए मेजर पेपर में रखा है या फिर माइनर पेपर में रखा है या फिर एमडीसी पेपर में रखा है, तो आज की इस महामैराथन क्लास को आप बड़ी ध्यान से देखिए। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो, क्योंकि आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स हो सकता है कि सर ये गेस पेपर का क्वेश्चंस है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हाँ, माना मैंने कि गेस पेपर का क्वेश्चंस है, लेकिन जो यहां पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं ये गेस पेपर में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से आज के इस पूरी क्लास को आप लोग सुनिए और पेपर से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसे कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपका जो है यहां पर रिकॉलेशन हो जाए आपके माइंड में हर क्वेश्चंस का, और जैसे ही पेपर में क्वेश्चंस आए आप आराम से ऑप्शन को टिक कर सको। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई साहब, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है भाई साहब इसका फायदा ले सके। अब बात करते हैं देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है भू आकृति विज्ञान, जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भू आकृति विज्ञान जो है इसके जन्मदाता पेसेल को कहा जाता है। और स्टार लगाइए प्रश्न पर, यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है प्रश्न? भू आकृति विज्ञान जिसके जन्मदाता किसे माने जाते हैं? पेसेल को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है पुस्तक का? याद रखिएगा, अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। यह किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे सर यह जो पुस्तक है यह वारसेस्टर की पुस्तक है। पीजी वारसेस्टर के द्वारा अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखा गया है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान के संबंध में यहां पर कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? भू आकृति विज्ञान की। तो देखिए भू आकृति विज्ञान, यहां पर इसका सबसे पहला शब्द जो है यह भू है। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है धरती। क्या होता है? धरती कह लीजिए, या फिर भू का मतलब होता है स्थल। क्या होता है? स्थल। तो यानी कि जहां पर स्थलों का अध्ययन, भूमियों का अध्ययन होगा वही आपका भू आकृति विज्ञान कहलाएगा। सबसे पहला चीज यहां पर ऑप्शन दिया है कि भू आकृति विज्ञान जो है यह भौतिक भूगोल का शाखा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भू आकृति विज्ञान आपका जो है, एक क्वेश्चन यहां से भी बनाए जा सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान जो है यह किस प्रकार के भूगोल का पार्ट है? तो आप कहोगे सर यह फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी कि भौतिक भूगोल का पार्ट है। आगे बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का अध्ययन नहीं करता है। देखिए अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, भू का अर्थ होता है स्थल। स्थल कहिए या धरती कहिए, तो स्वाभाविक सी बात है जहां पर हम लोग स्थल का अध्ययन करेंगे, धरती का अध्ययन करेंगे, भूमि का अध्ययन करेंगे, वही तो आपका भू आकृति विज्ञान है। लेकिन यह स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जो है भाई साहब यह किसका अध्ययन नहीं करता है? तो यह स्थल रूप का जो है अध्ययन नहीं करता है। मतलब यह गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो भू आकृति विज्ञान से संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो आप जरूर याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतः सागरीय रूपों का भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब, वैसे अगर बात करें भू स्थल आकृति विज्ञान की, तो भू जो है भाई साहब भू आकृति विज्ञान जहां पर हम लोग स्थल के बारे में मूल रूप से पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें अंतः सागर के बारे में भी चर्चा किया गया है। अंतः सागर के बारे में चर्चा किया गया है, ऐसा किसके द्वारा बताया गया? तो यह जो बताया गया था यह WD थार्नबरी के द्वारा बताया गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप का उद्गम क्षेत्र, यानी कि उद्गम क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां से भूकंप आती है, भूकंप जहां से शुरू होता है, ठीक है, उसी क्षेत्र को हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम यानी कि उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि जन्म, ठीक है। तो भूकंप का जन्म जहां से होता है उस क्षेत्र को हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। और जब मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप आता है तो वह कहां आता है? तो वह सागर के तल में आता है। कहां पर आता है? सागर के तल में। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी नाम याद रखिएगा, और यह पुस्तक जो है WD थार्नबरी की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परतें
जिसे हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक परत जो है, सबसे आंतरिक परत आपका नीफे हो जाए। अब प्रश्न में पूछे जा रहे हैं कि नीफे जो है इसका निर्माण किन किन तत्वों से होता है, ठीक है, या इसके निर्माण में किस तत्वों की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा नीफे का निर्माण जो है ना से निकेल ना से नीफे, ठीक है, तो निकेल और लोहा मिलकर जो है नीफे बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस कहता है भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भू संतुलन शब्द जो है यह सबसे पहली बार जो है डटन के द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस कहता है सर जॉर्ज एयरी जो है यह किससे संबंधित है। तो सर जॉर्ज एयरी जो है यह इंग्लैंड के संबंध से है, इंग्लैंड से थे, इसलिए इसका संबंध इंग्लैंड से हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। स्टार लगा लेना प्रश्न, और ध्यान रखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था। तो भाई साहब प्लेट विवर्तनिकी जो है जिसका प्रतिपादन टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा, इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में निश्चित छपते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो मेटल की अगर बात करूं भाई साहब, तो यहां पर बात करें तो 68% जो द्रव्यमान है, 68% जो है यह कहां पर पाया जाता है। तो पृथ्वी में पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की क्या दर होती है। यानी कि देखिए क्या होता है, धरातल जो यानी कि आपका जो धरती है, स्थल है जहां पर हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग धरातल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी धरातल से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो यहां पर जो है गहराई तो होती ही है, लेकिन गहराई के साथ साथ आप जितने नीचे जाइएगा यहां पर ताप की वृद्धि उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब ताप कैसे बढ़ता है, ठीक है, उसका जो क्या अंतराल है हम उसके बारे में समझेंगे। तो आप जितना नीचे जाइएगा तो प्रत्येक 32 किलोमीटर पर जो है, प्रत्येक 32 किलोमीटर पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है यह बढ़ता हुआ नजर आएगा। याद रहेगी, प्रत्येक 32 किलोमीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है यह बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो मेंटल, ठीक है, M4 मेंटल, ठीक है, याद रखिएगा M4 मेंटल और M4 मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर क्या बना होता है, तो मेंटल बना होता है। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सियाल, सीमा तथा नीफे, ये तीनों जो है भाई साहब यह पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, एक है आपका सियाल, एक है आपका सीमा और एक है आपका नीफे, जिसमें सबसे आंतरिक भाग आपका नीफे है। ठीक है, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इन तीनों के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो विभाजन है यह किसके द्वारा, तो स्वेस के द्वारा किया गया कि पृथ्वी की जो परतें हैं भाई साहब ये 3 भागों में विभाजित है, सियाल, सीमा और नीफे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक जानकारी के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो वह है भाई साहब भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो है आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह गलत कथन है। तो मेंटल की अगर बात करूं तो भाई साहब देखिए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है कि मेंटल की जो गहराई है यह कितनी है। तो 35 किलोमीटर से लेकर कितना है, तो 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे ऑप्शन है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, मेंटल, मॉर्फर, मैग्नीशियम और इसके बाद सिलिकॉन, तो इससे बना होता है, लेकिन ये कहता है प्लास्टिक से बना हुआ है। मतलब यह जो स्टेटमेंट है यह गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आपका सही आंसर है। कहता है कौन सा असत्य कथन है, तो यहां पर हो जाएगा इसका संपूर्ण भाग, यानी कि मेंटल का जो संपूर्ण भाग है यह प्लास्टिक का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, M4 मैग्नीशियम और इसके बाद सिलिकॉन का बना होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया।
एक प्रश्न तो आपका यहां से बन गया कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है वह क्या है, तो वह है आपका सियाल। लेकिन इस शब्द का प्रयोग जो है यह सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो स्वेस के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, उनके विभाजन में क्या नहीं है, उनके विभाजन में सियाल तो है ही, सीमा है ही और नीफे भी है, यानी कि सब सिस्टम जो है यह किसके, तो स्वेस के पृथ्वी के आंतरिक विभाजन में शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन से पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो देखिए ऊपर से दूसरी परत की अगर मैं बात करूं तो वह सीमा है। क्या है, सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर सियाल है, इसके बाद सीमा है और सबसे आंतरिक भाग जो है जिसे हम लोग नीफे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह कौन सी दिशा है। तो याद रखिएगा वह भूमध्य रेखा व पश्चिमी रेखा है। ठीक है, क्या है, भूमध्य रेखा व पश्चिमी रेखा की तरफ जो है किसका बहाव हुआ है या किसकी दिशा है, तो यह महाद्वीपीय विस्थापन की दिशा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत यानी कि सबसे नजदीक वाला सिद्धांत जो है यह कौन सा सिद्धांत माना जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है यह किसको विभाजित करता है भाई साहब, तो महाद्वीपीय विस्थापन को जो है यह स्पष्ट करती है और यह सबसे एक नवीनतम जो है सिद्धांत माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल मापता है, स्टार लगाइएगा भाई, रिक्टर स्केल किसको मापता है। तो आप कहोगे सर भूकंप की तीव्रता को जो है हम लोग रिक्टर स्केल में मापते हैं कि इतने रिएक्टर का भूकंप था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भूकंप का मापन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, सर आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो पृथ्वी के निर्माण का जो सिद्धांत है यह ए होम्स के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है होम्स ने निम्नलिखित परिकल्प को प्रस्तुत किया है, यानी कि होम के द्वारा जो है क्या द्वैतारक को प्रस्तुत किया गया है या सुपरनोवा को या फिर ज्वारीय को या फिर नेबुलर को। तो याद रखिएगा होम्स के द्वारा जो है नेबोरल परिकल्प को क्या किया गया है, तो प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम उच्चावचन अपर्दन चक्र को निम्नलिखित में से किस अवस्था में मिलता है। तो अधिकतम उच्चावचन अपर्दन चक्र जो है यह किस अवस्था में मिलता है, तो युवावस्था में मिलता है। चलिए क्वेश्चन अगला कहता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, स्टार लगाना भाई। पृथ्वी की आकृति जो है यह लहबक्ष गोलाव है। कैसा है, लहबक्ष गोलाव। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि पृथ्वी का आकार जो है यह गोलाकार है या अंडाकार है। ठीक है, तो देखिए अंडाकार को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, लहबक्ष गोलार्ध। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, स्टार लगाना। निहारिका परिकल्पना जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा, लाप्लास के द्वारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक यह सफल रहा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिलीलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो देखिए होयल और क्या कहते हैं, तो लिटिलिटन की अगर बात करूं तो भाई साहब इसके द्वारा जो है नोवा परिकल्पना को परिभाषित किया गया है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है। तो एक तारक परिकल्पना से संबंधित सिद्धांत जो है यह किसका है, तो लाप्लास का सिद्धांत है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का इकाई माना जाता है। किसका इकाई माना जाता है, दूरी का इकाई। आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां पर द बिंग स्प्लिट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो द बिंग स्प्लिट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा से उत्पत्ति, ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित जो है इसमें कौन सा है, तो आप कहोगे द बिंग स्प्लिट। आगे देखेंगे। क्वेश्चंस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यह जिन्स और जैफरे के द्वारा। याद रखिएगा जिन्स और जैफरे ने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है कि 2 सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन किसके द्वारा जो है कौन से सिद्धांत करता है। तो आप कहोगे सर यह जो है यह ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यह कथन किसका है, मुझे पदार्थ दो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। और यह कांट के द्वारा कहा गया कि तुम मुझे पदार्थ दो और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पृथ्वी का निर्माण जो है यह कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन से लैपलास ने जो है निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो निहारिका सिद्धांत जो है 1796 ईस्वी में लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जेम्स और जेफ्रो ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जेम्स और जेफ्रो के द्वारा द्वितारक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतें नीफे के निर्माण में किस तत्वों की प्रधानता है? रिपीटेबल क्वेश्चन है। चलिए आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, निकल और लोहा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, स्टार लगाइएगा, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है वह क्या है? तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है यहां पर आपका हो जाएगा 5.5 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के वह कौन सा भाग है? तो वह आंतरिक क्रोड है जहां पर घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग जो है यह पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती है? तो पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरने वाला जो तरंग है वह पी तरंग है। कौन सा तरंग है? पी तरंग, जो कि पृथ्वी के भूकंपीय क्या कहते हैं, तो क्रोड से होकर गुजरता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस अगला क्या कहता है, तो पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के क्रोड पर आपका क्या पाया जाता है? निकल और लोहा। क्रोड जिसे हम लोग किस नाम से? नीफे के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है भाई साहब यह 6370 किलोमीटर है। आगे भूपृष्ठ का घनत्व क्या है? तो भूपृष्ठ का घनत्व जो है वह 2.75 है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी के आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? तो पृथ्वी के आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालने वाला जो तथ्य है वह है भाई साहब आपका भूकंपीय तरंग। फिर बात करें अगला क्वेश्चन, पी तथा एस तरंग में छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार होता है तो वह कितने डिग्रियों पर विस्तार होता है? तो 105 से लेकर 145 डिग्री पर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है, मेंटल की गहराई क्या है? मेंटल की गहराई के बारे में अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि यह भाई साहब कितनी गहरी होती है? तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक गहरा हो सकता है आपका मेंटल। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, सबसे तीव्र गति वाला भूकंपीय तरंग, स्टार लगाना, सबसे तीव्र गति वाला भूकंपीय तरंग जो है आपका पी तरंग है। अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका क्या है? तो अस्ट्रावोली है। अस्ट्रावोली जिसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है और इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है? तो वह भाई साहब आपका जापान। क्या है? जापान में भूकंप से उत्पन्न होने वाला जो समुद्री तरंग होता है जिसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से आपका भूकंप मापी यंत्र। तो अभी मैंने आपको बताया भूकंप जो मापा जाता है या किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप किसमें मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल। ठीक है, किसमें? रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपका कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो जहां भी भूकंप का सबसे पहला अनुभव किया जाएगा उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा? अधिकेंद्र के नाम से भूकंप जहां सबसे पहली बार अनुभव किया जाए। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सर पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसे भूक्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? भूक्रोड, जो कि आपका पृथ्वी का केंद्रीय भाग माना जाता है। भूकंप की कौन सी तरंग जो है यह सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो वह आपका एल तरंग है। कौन सा तरंग है? एल तरंग, जो कि सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है भूकंप का। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेबल है। क्या हो जाएगा भाई साहब? निकल और लोहा। और याद रखिएगा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं मतलब पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। आगे निकल और लोहा की अधिकता वाली परत कौन सी है? तो आपका नीफे हो जाएगा या क्रोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की कोर में किस लहर का पूर्णतः अभाव पाया जाता है? तो वह कौन सा लहर है जो कि पृथ्वी के कोर में अभावग्रस्त जीवन में अपना जीवन व्यतीत करता है? तो वह है एस लहर। वैसे भी याद रख सकते हैं S फॉर स्मॉल होता है, स्मॉल यानी कि छोटा, इसीलिए जो है
यह पृथ्वी की कोर में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं और यह लहर जो है यह इसकी क्या होती है तो अभाव पाई जाती है पृथ्वी के कोर में। आगे सियाल का अर्थ क्या है, तो सियाल के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए C4 सियाल होता है और C4 सिलिका होता है। इसके बाद कहे तो सिलिका और एल्युमिनियम जो है ये किस में पाया जाता है तो सियाल में पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है या निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूकंप मापीय या भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के परतों को बांटा है, तो वह कौन सा वैज्ञानिक है भाई साहब, तो आप कहोगे जेफ्रे है। जेफ्रे ने पृथ्वी को जो है भूकंप की लहरों के आधार पर बांटा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि भूस्थल, ठीक है, भू संतुलन के संबंध में एडी के द्वारा क्या बताया गया, तो एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था एडी जो कि इंग्लैंड से संबंधित था, ठीक है, इंग्लैंड के थे और इनके द्वारा जो है भू संतुलन के संबंध में क्या बताया गया है, तो उन्होंने बताया कि सभी स्तंभ के घनत्व जो होते हैं यह बराबर होते हैं। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद सभी स्तंभ के दबाव जो है सभी स्तंभ के दबाव बराबर नहीं हो सकते हैं। आगे ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सभी स्तंभ का आयतन बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सभी स्तंभ का घनत्व में अंतर होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि स्तंभ जो है भाई साहब इनके घनत्व में क्या होते हैं तो समानताएं पाई जाती है, ऐसा एडी के द्वारा बताया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभक्त किया है, तो स्वेस के द्वारा 3 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस कहता है स्वेस के द्वारा प्रस्तावित नीफे परत में निकल के अतिरिक्त दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो आपका लोहा पाया जाता है। फिर स्टार लगाना क्वेश्चंस पर, भूसन्नति के क्या उभर कर बाहर आता है, तो भूसन्नति जब आती है भाई साहब तो उस समय जो है पर्वत जो है यह उभर कर आता है। भूसन्नति जिसका जो रचना है भाई साहब कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और यह पर्वतीय रचना के आकार का होता है, तो इसके जो है आने से क्या होता है तो पर्वत उभर कर सामने आता है। आगे बात करें, देखिए पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर कोबर के द्वारा किया गया। कोबर ने किसका सिद्धांत दिया, तो भूसन्नति का सिद्धांत जो कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में था। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन अगला क्या कहता है। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महाद्वीपों का विस्थापन कब शुरू हुआ था। महाद्वीपों का विस्थापन, तो यह किसके समय में भाई साहब, कार्बोनिफेरस के युग के बाद, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह वेगनर ने प्रतिपादित किया। आगे क्वेश्चंस कहता है सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक, स्टार लगाइए क्वेश्चंस पर, सामान्य अपर्दन वक्र सिद्धांत जो है भाई साहब यह किसके द्वारा, तो डेविस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चंस कहता है अगला, हिमनदों की रचना कहां होती है, तो हिमनद जो है कहां बनता है भाई साहब, यह हिम आच्छादित क्षेत्र पर ही बनेगा, ठीक है, जहां हिम रहेगा जहां बर्फ रहेगी वहीं पर तो हिमनद बनेंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करें हिमडोक कहां पाए जाते हैं, ठीक है, हिमोड जो है यह कहां पाया जाता है, तो यह हिम आच्छादित क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर देखते हैं, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्रमलिन कहां पाए जाते हैं, स्टार लगाइए। ड्रमलिन जो है भाई साहब ये भी हिम आच्छादित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, कहता है यू आकार की घाटी किस अपर्दन के दूत के द्वारा निर्मित होता है, तो यू आकार की जो घाटी बनती है भाई साहब यह हिमानी अपर्दन के दूत के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन से वायु के द्वारा अपर्दन कहां होता है, तो वायु के द्वारा जो है अपर्दन होता है आपका मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल की जगह जो है जहां पर केवल रेत ही रेत आपको मिलते हैं, और जैसे ही वायु चलती है ये रेत क्या होता है तो एक जगह से उड़कर दूसरे जगह, एक जगह से कटकर दूसरे जगह चला जाता है, और इसी का नाम क्या है तो भाई साहब अपर्दन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वायु द्वारा जो अपर्दन होता है यह मरुस्थल क्षेत्र में होता है। चलिए आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम क्या है, यानी कि वायु अपर्दन के कारण जो स्थल का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां से वायु जा रही है, ठीक है, और यहां से मिट्टियों को उड़ाकर ले जा रहा है और ये यहां जमा कर रहा है, तो यहां जो स्थल बनेगा उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा ज्यूगेन। क्या नाम होगा, इसका जो नाम होगा अपर्दन के कारण, ठीक है, वायु अपर्दन के कारण जो भी स्थल बनती है उसे ज्यूगेन कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्स्ट प्रदेश में स्थलाकृतियों की रचना कैसी होती है, तो कार्स्ट प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भूमिगत जल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, सामान्य अपर्दन चक्र के 3 अवयवों में से एक का नाम क्या है, तो सामान्य अपर्दन चक्र जो है इसके 3 अवयव जिसमें से एक है संरचना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस, पंख किस प्रकार का महासागरीय निक्षेप है, पंख की अगर मैं बात करूं तो यह भाई साहब गंभीर सागरीय निक्षेप के रूप में जाना जाता है, और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए आगे क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि टेरोपोड पंख की रचना निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। तो टेरोपोड पंख जो है भाई साहब यह किसके द्वारा, तो चूना के द्वारा निर्मित होता है। फिर बात करें अगला क्वेश्चन, तो यहां पर फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आप क्या कहोगे सर, यहां पर प्लेट विवर्तनिकी है जिसका प्रतिपादन मॉर्गन ने भी किया था, मैकेंजी ने भी किया था और इसके बाद जो है पार्कर ने भी किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है। मुख्य प्लेट नहीं है, कौन सा है भाई साहब, अरेबियन है जो कि मुख्य प्लेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है यह लघु प्लेट नहीं है। लघु प्लेट की बात करें तो आपका अंटार्कटिक जो है यह लघु प्लेट नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वेगनर के विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किए गए। स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। और वेगनर के द्वारा जो है विस्थापन सिद्धांत यह कब दिया जाता है, 1912 ईस्वी में। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, किस स्तर पर भूप्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है, यानी कि कौन सा ऐसा स्तर है, क्या हुआ अभिसरण क्षेत्र है या फिर अपसरण क्षेत्र या फिर रूपांतरण क्षेत्र या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र। तो आप कहोगे सर रूपांतरण क्षेत्र। देखिए एक जगह से दूसरे जगह या फिर विपरीत दिशा में खिसकने का मतलब है कि एक रूप से दूसरे रूप में आना, और आप आराम से कह सकते हो यह रूपांतरण क्षेत्र में खिसकता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। सर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनीय शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। तो विवर्तनीय शक्तियों के परिणाम स्वरूप होने वाला जो भाई साहब आपका घाटियां है वह कौन सी घाटी है, रिफ्ट घाटी है। आगे क्वेश्चंस कहता है, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बल जो है यह महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल माना जाता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संवहन धारा सिद्धांत जो है यह किससे संबंधित है। तो संवहन धारा सिद्धांत जो है यह होम्स के द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत जो है यह किसने प्रतिपादित किया। तो सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत जो है यह भाई साहब हेस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है। तो दीर्घ प्लेट की बात करें तो भाई साहब आपका अरेबियन प्लेट जो है यह दीर्घ प्लेट नहीं माना जाता है। बाकी आपका यूरेशियन प्लेट, इसके बाद अंटार्कटिक प्लेट, इसके बाद जो है इंडियन प्लेट, ये सभी के सभी जो है दीर्घ प्लेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, लघु प्लेट कौन सा नहीं है। तो लघु प्लेट देखिए भाई साहब कौन सा नहीं है, आपका अफ्रीकी प्लेट जो है यह लघु प्लेट नहीं है, यह बड़े प्लेट के रूप में जाने जाते हैं या दीर्घ प्लेट के रूप में जाने जाते हैं। कोकस प्लेट, इसके बाद जो है क्या है भाई साहब नाजका प्लेट, और इसके बाद फिलीपीन प्लेट, ये सभी के सभी लघु प्लेट के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आपका अगला कहता है, प्लेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो टूजो विल्सन के द्वारा जो है प्लेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग की जाती है। आगे क्वेश्चन कहता है, वलित पर्वत निर्माण संपन्न होता है। तो वलित पर्वत निर्माण की बात करें तो यह भाई साहब यह महाद्वीप अभिसरण क्षेत्र पर भी होता है, इसके बाद महाद्वीप महासागर अभिरण क्षेत्र पर भी होता है, और इसके बाद वलित पर्वत का जो निर्माण है यह सागर अभिरण क्षेत्र पर भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, 91 नंबर क्वेश्चंस कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वह है भाई साहब अंटोफाला। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि अंटोफाला ज्वालामुखी जो है यह किस देश में आती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो या स्टार लगाइएगा, प्रश्न पर पूछा जा सकता है। जहां से भाई साहब ज्वालामुखी का लावा निकलता है वह क्या है, तो ऊपरी भाग है, और उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रेटर, जहां से लावा निकलता है ज्वालामुखी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस, निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहां पर मिलते हैं। तो किस देश में जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी, तो आप कहोगे सर फिलीपींस में जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, मिलता है। आगे क्वेश्चंस, विश्व में किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। ऐसा कौन सा भाग है विश्व में जहां पर भूकंप आते रहते हैं, तो वह है पूर्वी एशिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि अपक्षय के संबंध में कौन सा कथन जो है यहां पर सही है। अपक्षय की बात करी जाए तो भाई साहब यह एक बाह्य प्रक्रिया है, यह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखिए किसी भी चीजों का जो अपक्षय होता है, नाश होता है, क्षरण होता है, तो वह किसी न किसी बाह्य कारण से होता है। ठीक है,
आगे कहता है अपक्षय प्रक्रिया जो है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अपक्षय जो है एक एस्थेटिक प्रक्रिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला क्वेश्चंस कहता है अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो जिसमें भाई साहब क्या होता है, तो चट्टानें टूट जाती है। अपक्षय में क्या होता है, चट्टानें टूट जाती है। चलिए आगे क्वेश्चंस कहता है ऑक्सीकरण और जलीकरण अपक्षय के जो है यह कौन से कारक हैं। तो आप कहोगे ऑक्सीकरण जो है यह जलीकरण के साथ साथ बात करें तो यह दोनों का दोनों जो है यह रासायनिक कारक है अपक्षय का। आगे क्वेश्चंस कहता है पेड़ पौधे और जीव जंतु अपक्षय के जो है कौन से कारक हैं। तो यह भाई साहब जैविक कारक है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है एक जैविक प्राणी के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, जैविक प्राणी, जिसे हम लोग जीवित प्राणी भी कह सकते हैं। पेड़ पौधे भी आपके जीवित होते हैं और क्या कहते हैं, जीव जंतु तो ये जीवित होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अगर अपक्षय हो रहा है तो यह जैविक कारण है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका 100 क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा अपक्षय का रासायनिक क्रिया है। तो अपक्षय के रासायनिक क्रिया की बात करें तो इसमें भाई साहब चूना पत्थर का घुलना और चट्टानी नमक का पसीजना जो है यह अपक्षय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं अपक्षय द्वारा। ठीक है, अपक्षय द्वारा क्या होता है, तो अपक्षय द्वारा जो है यह धरातल नीचा हो जाता है। जब भी अपक्षय होता है तो क्या होता है, धरातल वहां पर नीचे की तरफ मूव कर जाता है। आगे अपर्दन में क्या होता है, तो अपर्दन में भाई साहब खंडित चट्टानों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जो भी चट्टानें क्या होती है तो खनित हो जाती है, वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। यही घटना तो अपर्दन की घटना है। चलिए आगे बात करते हैं अपर्दन की। तो देखिए अपर्दन जो है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह एक गतिशील बाह्य प्रक्रिया है। अपर्दन हमेशा जो है यह बाहरी कारकों से होता है, इसलिए यह बाह्य कारक है और साथ ही साथ जो है यह गतिशील भी है, क्योंकि जैसे ही अपर्दन होगा तो यह गति के साथ ही होगा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा, ये गति नहीं करेगी और गति नहीं करेगा तो भाई साहब क्या होगा, अपर्दन संभव ही नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज का अपर्दन हो। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है अपक्षय और अपर्दन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो अपक्षय और अपर्दन को जो है अनावृत्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृत्तीकरण अपक्षय और अपर्दन के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, अनावृत्तीकरण से आप क्या समझते हैं। आप कहोगे सर अपक्षय और अपर्दन का जो सम्मिलित रूप है यही कहलाता है अनावृत्तीकरण। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न अपर्दन की अभिकर्ता नहीं है, यानी कि कौन जो है अपर्दन की अभिकर्ता के रूप में नहीं जाने जाते हैं, तो वो आपका सूर्य ताप जो है जिससे अपर्दन नहीं होता है। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह कहां देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन का जो सर्वाधिक प्रभाव है यह लोह खनिज पर, क्योंकि आप देखते हो ऑक्सीकरण जब होती है, ऑक्सीडेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, लौह खनिज जो है जिस पर बहुत जल्द जंग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं, वह क्या हो जाता है, तो संक्षारित हो जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है यह लौह खनिज पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका रासायनिक अपक्षय संबंधित नहीं है। रासायनिक अपक्षय से संबंधित जो है यहां पर आपका कौन नहीं है, तो नाइट्रोजनीकरण जो है यह रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्जात बल होता है। अंतर्जात बल कैसा होता है, तो यह क्षैतिज भी होता है और ऊर्ध्वाधर भी होता है। याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है बल यह अंतर्जात बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्वत निर्माणीकरण संचालन करते हैं। पर्वत निर्माणीकरण संचालन की बात करें तो यह भाई साहब क्षैतिजता होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है पर्वत निर्माणीकरण संचालन है। तो पर्वत निर्माणीकरण संचालन जो है यह एक प्रकार का दीर्घकालीन घटना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चंस की बात करें तो अन्नाच्छादन के साधनों की सक्रियता में आप किस कारक को शामिल नहीं करना चाहेंगे। तो अन्नाच्छादन के प्रक्रिया जो है इसमें हम लोग वर्षा को शामिल करना नहीं चाहेंगे। फिर बात करें, अगला क्वेश्चन है बृहत क्षारण किस प्रक्रम का परिणाम है। तो बृहत क्षारण यानी कि मास मेजरमेंट जो है भाई साहब, मास मूवमेंट, यह किस प्रक्रम का जो है यह परिणाम माना जाता है। तो आप कहोगे सर गतिशील प्रक्रम का परिणाम माना जाता है। आगे अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय जो है यह एक रासायनिक अपघटन है, रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है भौतिक प्रक्रम। भौतिक प्रक्रम में आप किस कारक को शामिल नहीं करना चाहेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग भौतिक प्रक्रम में जो है ऑक्सीजन को शामिल करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है अपक्षय यानी कि सेलों का विघटन में आप किस कारक को शामिल करना नहीं चाहेंगे। तो अपक्षय में भाई साहब जो है हम किसको शामिल नहीं करना चाहेंगे, तो आप मानव के कारण को जो है अपक्षय में शामिल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह वैसे भी रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है अपक्षय के
भौतिक कारकों में आप किसे शामिल करना नहीं चाहेंगे? तो अपक्षय के भौतिक कारक में जो है भाई साहब, यह मानव को हम शामिल करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें अपक्षय के लिए जो है वह कौन सा तत्व आप रासायनिक कारण में शामिल नहीं करेंगे? तो अपक्षय के लिए रासायनिक कारण में शामिल नहीं होने वाला आपका हीलियम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अपक्षय के लिए जैविक कारक में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो अपक्षय के लिए जैविक कारक में हम लोग किसे, कीड़े मकोड़ों को शामिल नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलों का भंजन किस कारक द्वारा नहीं होता है? सेलों का भंजन जो है, यानी कि सेल जो टूटती है, भंगुर होती है, वो वायु के कारण नहीं, क्योंकि वायु से पत्थर जो है ये नहीं टूटता है। बाकी पत्थरों के पत्थरों से टकराने से जो है क्या होता है, इसमें भंजन हो सकता है या चूर-चूर हो सकता है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि अपपत्रण की क्रिया किस देश प्रदेश में होती है? तो एक्सफोलिएशन जो है भाई साहब, यह उष्ण प्रदेश में होता है। अपपत्रण जो है यह कहां होता है? तो उप प्रदेश, उष्ण प्रदेश में होता है। नेक्स्ट कहता है, अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता कौन सा है? तो अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता ताप को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? तो भू आकृति प्रक्रिया का कारण आपका भूकंप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? सर अनुक्रमिक प्रक्रिया की बात करें तो देखिए यहां पर संतुलित अपरदन जो है यह क्या है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर बात करें अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अपक्षय की बात करें तो उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आपका हिमकरण और पिघलन जो है यह नहीं आता है। बाकी जो है आपका ऑक्सीकरण, इसके बाद कार्बेनिशियम, इसके बाद जो है जल योजन, ये सभी के सभी रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लवण अपक्षय निम्नलिखित में से अपक्षय के कौन से प्रकार में सम्मिलित है? तो यह लवण अपक्षय की बात करूं तो यह भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आ जाता है। फिर बात करें अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन के कारक में शामिल नहीं है? तो अपरदन जो है या इसके कारण में आपका जो है सूर्य ताप नहीं होता है, क्योंकि सूर्य ताप के कारण किसी का कटाव नहीं होता। ठीक है, किसी का अपरदन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन का कार्य नहीं है? परिणाम नहीं है, ये परिणाम है, बताइए। तो कौन ऐसा है जो अपरदन का कारण नहीं है लेकिन परिणाम है? तो वह है क्या भाई साहब? विस्थापन। देखिए विस्थापन के कारण जो है अपरदन नहीं होता है, लेकिन अपरदन के बाद जो है परिणाम निकलते हैं किसका? विस्थापन का, क्योंकि एक चीज जो है कटकर दूसरे जगह जाकर विस्थापित हो जाता है, अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। आगे बात करें क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है। रासायनिक अपक्षय जो है यह चूना पत्थर में काफी ज्यादा प्रभावी होता है। फिर बात करें अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण या लौह खनिज पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो सर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, यहां पर क्या है? तो अल्प सल्कन जो है यह क्या है? तो रासायनिक अपक्षय का प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अपर्दित जो है पदार्थ नहीं है? तो अपर्दित पदार्थ आपका यहां पर लोयस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अपक्षय में कौन शामिल है? तो रासायनिक अपक्षय भाई साहब बिना ऑक्सीकरण का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो जैसे कि मान लीजिए लोहा का क्या होता है? अपक्षय होता है। तो लोहा का जो अपक्षय होता है तो इस पे क्या होता है? इस पे ऑक्सीजन के कारण जो है, नम वायु के कारण जो है क्या होता है? तो भाई साहब इस पर परत जम जाती है, किसके? तो जंग के परत जम जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? तो यह बिल्कुल ही क्या कहते हैं? तो अपक्षय हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपक्षयन होता है? अपक्षयन की बात करें तो आपका इसमें से वर्षा भी होता है, पाला भी होता है और सूर्यताप भी अपक्षय में आता है। अपरदन में आपका सूर्यताप नहीं आता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भौतिक अपक्षय जो है भाई साहब यह किसके कारण? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपका तापमान हो जाएगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन, मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप के उद्गम क्षेत्र जो होते हैं यह कहां होते हैं? तो सागर तल पर। यह मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह भूकंप के केंद्र के संदर्भ में जो है यह सत्य माना जाता है? तो भूकंप के केंद्र के संदर्भ में बात करेंगे तो यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान होता है जहां से क्या होता है? तो भूकंप का उत्पत्ति होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, विवर्तनिक भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य माना जाता है? तो विवर्तनिक भूकंप की अगर बात करूं भाई साहब तो ये क्या होता है? तो शीतल पर
चट्टानों के सरकने से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपों के कारण समुद्र में विकसित विशाल तरंग जो है वह क्या है? तो भूकंप के कारण जो है समुद्र में जो भी विकसित या फिर कहे तो विकसित विशाल तंत्र जो है, तरंग जो है, यह आपका सुनामी तरंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 139 क्वेश्चन कहता है भूकंप की वे तरंग जो भूकंप अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है वह कौन सा तरंग है? तो वह आपका पी तरंग है। P4 क्या है भाई साहब? P4 पहले याद रख सकते हो, पहले पहुंचने वाला तरंग आपका जो है या लहर जो है आपका वह पी तरंग है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सर्वाधिक विनाशकारी धरातलीय तरंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। विश्व के अधिकांश भूकंप जो है, विश्व के अधिकांश भूकंप इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होती है? तो विवर्तनिक से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में चलने वाला जो आपका तरंग है वह आडी लहर है या आडी तरंग है। नेक्स्ट 139 कहता है ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा निकलता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है यह कहां से निकलता है? तो मैंटिल के दुर्बलता मंडल से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह जागृत ज्वालामुखी भूकंपीय सागर का पहला स्तंभ कहा जाता है? तो वह कहा जाता है किसको? स्ट्राम्बोली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है अधिकांश क्रियाशील ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो अधिकांश क्रियाशील ज्वालामुखी जो है यह प्रशांत महासागर के किनारे पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला कहता है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप की बात करूं भाई साहब तो यह भौमिक यानी कि भूमि से रिलेटेड है, इसलिए भौमिक आपदा है। आगे 147 क्वेश्चंस कहता है कि ज्वालामुखी छिद्र क्या कहलाता है? ज्वालामुखी छिद्र को हम लोग केटर कहते हैं, जहां से लावा निकलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाला अत्यधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो ज्वालामुखी में भाई साहब जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। आगे 149 क्वेश्चंस कहता है ज्वालामुखी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी उत्पत्ति का कारण यहां पर भूगर्भ में ताप वृद्धि भी हो सकता है, लावा की उत्पत्ति भी हो सकता है और गैसों का निःसृत भी होना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फिर 150 क्वेश्चंस में बात करें तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शांत ज्वालामुखी, स्टार लगाना, सबसे शांत ज्वालामुखी जो अगर बात करी जाए तो वह कौन सा है? तो एसोसावा है। ठीक है, सेर्रो एसोसावा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? स्टार लगाइएगा इस पर। और भाई साहब यह कौन सा है? तो लुलायको जो है यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि जिस स्थान में भूकंपीय लहर की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 153 क्वेश्चन कहता है कि भूकंपीय लहरों का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह कहां देखने को मिलता है? तो अधिकेंद्र में जो है भूकंप की लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है भूकंपीय लहरों के मार्ग कैसे होते हैं? तो भूकंप की जो लहर है इसका मार्ग यह अंडाकार होता है। कैसा होता है? भूकंप की लहर ऐसे फैलती है। ठीक है, यानी कि यहां से जैसे स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे फैलती जाएगी, ऐसे फैलती जाएगी। तो यानी कि यह अंडाकार आकार में जो है क्या होता है? फैलता है। फिर बात करें अगला, एक भूकंप के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है यह रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस। ठोस पदार्थों में सबसे तेजी से गुजरने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो आपका पी तरंग है। आगे क्वेश्चंस कहता है कि भू आकृति अपवर्तन चक्र की संकल्पना को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो भू आकृतीय अपवर्तन चक्र की संकल्पना जो है यह विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो डेविस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 158 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या डेविस से संबंधित नहीं है? तो डेविस से संबंधित आपका जो है क्या कहते हैं? तो पेंसिल्वानिया की नदी घाटियां जो है यह क्या नहीं है? किससे संबंधित? तो डेविस से संबंधित नहीं है। बाकी भौगोलिक चक्र भी डेविस से संबंधित है, ढाल विकास भी संबंधित है। इसके बाद कहा जाए तो पेनली प्लानेसोन जो है यह भी प्रक्रिया जो है यह किससे संबंधित है? डेविस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपका अगला क्या कहता है? क्वेश्चंस है अपवर्तन चक्र की विचारधारा का प्रणेता, स्टार लगाइएगा। अपवर्तन चक्र की विचारधारा का प्रणेता जो है यह किसे माना जाता है? तो हट्टन को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस, डेविस के अनुसार स्थलाकृति प्रतिफल है। तो डेविस के अनुसार स्थलाकृति प्रतिफल की बात करें
तो वह आपका संरचना हो जाएगा, प्रक्रम हो जाएगा और अवस्था हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन, स्टार लगाइए क्वेश्चंस पर। और याद रखिएगा डेविस के द्वारा जो है भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है यह 1899 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 162 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में किसे अपर्दन के कारण के रूप में सर्वाधिक प्रधानता दी है। तो डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में जो है अपर्दन के कारण के रूप में सबसे ज्यादा प्रधानता नदी को दिया है। 163 क्वेश्चंस कहता है अपर्दन चक्र का अंत कहां होता है। तो अपर्दन चक्र जो है इसका अंत होता है भाई साहब आपका संप्राय मैदान में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है नदी अपर्दन की अवस्था में कौन सम्मिलित नहीं है। तो नदी अपर्दन की जो अवस्था है इसमें भाई साहब आपका जो है तरुणावस्था ये शामिल नहीं है। आगे 165 क्वेश्चन क्या कहता है। 165 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अपर्दन चक्र के प्रतिपादन एवं समालोचन में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यहां पर जो है भाई साहब यह क्या कहते हैं, तो क्रिस्टालर को जो है यह सामान्य अपर्दन चक्र के प्रतिपादक के रूप में सम्मिलित नहीं करना चाहेंगे। आगे क्वेश्चन है कि पैंक ने अपर्दन चक्र को कितनी अवस्था में बताया है। तो पैंक के द्वारा जो है अपर्दन चक्र का 5 अवस्था बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है डेल्टा का निर्माण कब होता है। स्टार लगाइएगा, डेल्टा का निर्माण कब होता है। तो यह भाई साहब नदी की वृद्धावस्था में जो है, नदी जब यानी कि वृद्धावस्था की ओर हो तो उस समय डेल्टा का निर्माण करती है नदी। आगे क्वेश्चन है डेविस की संरचना में किसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। तो डेविस की जो संरचना है उसमें भाई साहब जलोद पंख की जो है क्या नहीं की जाती है, तो अध्ययन नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर आज के इस महामैराथन क्लासेस में मैंने आपको 150 से ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बताए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लो, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी एग्जामिनेशन है तब तक अगर आप इसे सुनते हैं तो सारे प्रश्न पर आपको अच्छे से कमांड हो जाएंगे। और यदि आप सारे प्रश्न को कमांड कर लेते हैं तो पेपर में आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंश्योर बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।